हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल डीयू एजुकेशन क्लब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम बीए प्रोग्राम सेमेस्टर 6 की इकोनॉमिक्स की बुक को कवर कर रहे हैं, जिसका नाम है डेटा विश्लेषण के लिए बुनियादी कंप्यूटेशनल तकनीक। ठीक है, इस बुक में हम चैप्टर नंबर 3 को कवर कर रहे हैं एंड चैप्टर नंबर 3 का एक पार्ट हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम पार्ट 2 को देखेंगे। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हैं, आपका जो पार्ट 3 है यानी कि चैप्टर नंबर जो 3 है उसका नाम है अपकिरण की माप। और अपकिरण की माप में हम एक वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। अगर आपने इसकी पहली वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज़ जल्दी से जाके पहली वीडियो कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि पहली वीडियो देखने के बाद ही आप दूसरी और तीसरी वीडियो को समझ पाएंगे। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम दूसरी वीडियो बनाने वाले हैं, यानी कि जो चैप्टर है आपका टोटल 3 वीडियोज़ में कवर होगा। ठीक है, चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप तीनों में से कोई भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो टॉपिक है शुद्ध आंकड़े। तो चलिए आइए पढ़ लेते हैं। चतुर्थक विचलन के संदर्भ में यह आवश्यक है कि Q1 और Q3 के मूल्यों की गणना करने से पूर्व आंकड़ों को उन्हें बढ़ते क्रम में यानी कि असेंडिंग या घटते क्रम में यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर में क्रमबद्ध किया जाए। यानी कि जब भी हम Q1 या Q3 मूल्यों की गणना करना चाहते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले आंकड़ों को या तो असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, इसी के अलावा बढ़ते क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में आंकड़े इस प्रकार होंगे, जैसे कि 10, 12, 18, 20, 25, 32। यानी कि आंकड़े जो है वो सबसे पहला जो है वो सबसे छोटा होगा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। ठीक है, आंकड़े इस प्रकार होंगे। और Q1 निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो आपको मैं ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ, वो होता है n+1 अपॉन में 4th आइटम। ठीक है, एंड जो वैल्यू जो होगी, देखिए यहाँ पे क्या करना है हमें, तो वैल्यू n की वैल्यू कितनी है, टोटल n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 नंबर्स हैं। तो यहाँ n की जगह हम 6 लिखेंगे, +1 अपॉन में 4 कर देंगे। तो ये जो आएगा ये हमारा चतुर्थ विचलन निकल के आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं, आपसे ये आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जो चतुर्थ विचलन होता है उसके भी 3 प्रकार दिए हुए हैं। पहला है अंतर चतुर्थ विस्तार। ठीक है, इसमें क्या होता है, हम Q3 में से Q1 को माइनस कर देते हैं, यानी कि सबसे बड़ी जो वैल्यू है, सबसे बड़ी जो वैल्यू होती है उसमें से हम स्मॉलेस्ट वैल्यू को माइनस कर देते हैं। उसके बाद आता है अर्ध चतुर्थक विस्तार। इसमें हमें क्या करना होता है, पहले सबसे बड़ी वैल्यू में से सबसे छोटी वैल्यू को माइनस कीजिए, फिर उन्हें 2 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो Q3 माइनस Q1 अपॉन में 2 हो जाता है। उसके बाद बात करेंगे हम चतुर्थक विचलन गुणांक की। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें सबसे बड़े में से पहले सबसे छोटा माइनस करना है अपॉन में सबसे बड़ा प्लस सबसे छोटा। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, हमारा चतुर्थक विचलांक का जो गुणांक है वो निकल के आ जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हम ऑलरेडी ये क्वेश्चंस कर चुके हैं, ऑलरेडी मैं आपको ये फॉर्मूला भी बता चुकी हूँ। आई होप कि आप सभी इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से करेंगे और कॉमेंट बॉक्स में इनका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे भी इसने यही पूछा है, जो ऊपर फॉर्मूले हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन दिया है और आपसे इनकी वैल्यू पूछी है। ठीक है, आप इन्हें आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस टेबल को अच्छे से देख लीजिए। अगर यहाँ पे हमें संचयी बारंबारता निकालनी पड़ेगी तो कैसे निकालेंगे, चलिए आइए देख लेते हैं। यहाँ पे n/4 या 25/4 हम कह सकते हैं। हम यहाँ पे ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए, क्योंकि हमारा जो n है वो टोटल कितना है, 25 है। तो अगर हम n/4 का मतलब है कि हम 25 अपॉन में 4 करेंगे, तब हमारा जो आंसर निकल के आएगा उसके जो सामने वाला होता है वही हमारा संचयी बारंबारता होती है। यानी कि ये जो है 10, ये हमारी संचयी बारंबारता कहलाएगी। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं ऐसा कैसे हुआ है। क्योंकि देखिए, अगर हम n/4 करते हैं यानी कि 25 अपॉन में 4 करना होगा, जिसे सॉल्व करने के बाद हमारे पास 6.25 आता है। और 6.25 जो है वो संचयी बारंबारता 10 के मध्य आएगा। देख लीजिए 6.25 देखिए किसके सामने आता है, देखिए यहाँ पर है, ये 6 वाला है, यानी कि 6.25 जो है वो इसके आसपास आएगा। इसी वजह से जो संचयी बारंबारता होगी वो 10 होगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप इसी तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चतुर्थक विचलन के लाभ, यानी कि चतुर्थक विचलन जो होता है हमें उसके लाभ के बारे में जानना है। तो अपकिरण की माप के कतिपय महत्वपूर्ण लाभ इस प्रकार हैं, यानी कि इसके कुछ लाभ भी हैं जो किस तरीके से हैं देख लेते हैं। यह गणना करने में सरल, Q1 और Q3 के मूल्य को ज्ञात करने के लिए हमें केवल निरपेक्ष गुणांक यानी कि चतुर्थक विचलन के सूत्र की जरूरत होती है। यानी कि हम बस ये कह सकते
सकते हैं कि हमें बस एक फॉर्मूले की ज़रूरत होती है और इससे हम आसानी से चतुर्थक विचलन निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यह विस्तार रीति की अपेक्षा अधिक परिणाम देता है, प्रदान करता है या परिणाम देता है। यानी कि अगर हम दूसरी रीतियों को देखेंगे तो उसके मुकाबले पे ये अच्छे और सही परिणाम देता है। ठीक है, क्योंकि विस्तार रीति में हम केवल चरम मूल्य को ही लेते हैं जो अपकिरण को भ्रमात्मक करते हैं। यानी कि हमारी जो विस्तार रीति होती है उससे कई गुना अच्छी होती है हमारी जो ये चतुर्थक विचलांक की विधि है। ठीक है, चतुर्थक विचलन की स्थिति में हम 50% आइटम को यानी कि मिडल को ध्यान में रखते हैं। यानी कि हम हमेशा मिडल वैल्यू को ध्यान में रखते हुए अपनी इस विधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चतुर्थक विचलन चरम माध्यों का प्रभाव में नहीं आता, यानी कि जो भी चरम माध्य या इधर उधर के जो माध्य होते हैं उनके प्रभाव में ये बिल्कुल भी नहीं आता है। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसके फायदे ही फायदे हैं, कुछ नुकसान भी हैं। ठीक है, तो चलिए आइए इसकी हानियां देख लेते हैं। सबसे पहली जो हानि है, चतुर्थक विचलन मध्य पदों के मूल्यों के आधार पर ज्ञात किया जाता है। यानी कि अभी मैंने आपको बताया था कि सिर्फ मध्य जो पद है उन्हें लिया जाता है। यदि मूल्य इरेगुलर और अबनॉर्मल हो तो परिणाम निश्चित ठीक नहीं होगा, बट अगर वो माध्य जो मूल्य है यानी कि जो मिडिल वाली जो वैल्यू है वही अगर ठीक ना हो या चेंज हो रही हो बार बार, तो अब हम किसी भी तरीके से सही गणना नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं दूसरा जो इसका नुकसान है वो क्या है। दूसरा नुकसान है Q1 और Q3 के मूल्यों को ज्ञात करते समय आवृत्ति वितरण की सभी पदों एक समान महत्व नहीं देते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हमेशा ऐसा नहीं होता कि Q1 और Q3 को माइनस करने के बाद जो है सभी मदों में जो चीज़ है वो आपस में समान बढ़ सके। ठीक है, यह सारणी को सभी मदों को ध्यान में नहीं रखता, यानी कि बाकी मदों से ऐसे कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ दो मदों से ध्यान रखता है, एक सबसे फर्स्ट वाली यानी कि सबसे छोटी वाली और एक सबसे लास्ट यानी कि सबसे बड़ी वाली। यह अपकिरण की उचित माप नहीं कहलाती, इस काम में कम प्रयोग किया जाता है, इसी वजह से जो है इसे कम प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कभी कभी हम शतमक विस्तार की गणना भी करते हैं, जैसे 90 में शतमक तथा 10वें में शतमक जो कुछ सीमाओं तक अपकिरण की अच्छी माप है। यदि हम इसकी गणना करना चाहें तो कैसे करेंगे, देखिए निरपेक्ष शतमक विस्तार है और शतमक विस्तार का गुणांक है। यहाँ पे हमें कुछ और फॉर्मूले दिए हुए हैं जो शतमक के फॉर्मूले कहलाते हैं। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले भी अच्छे से याद करने हैं, एक्चुअली याद हो जाएंगे, ये बहुत आसान है। ठीक है, तो अगर हमें शतमक निकालना है तो हमें क्या करना होगा कि हम शतमक निकालने के लिए P90 माइनस P10, इसका मतलब ये है कि 100% वैल्यू ना लेकर जो 90% वाली वैल्यू है वो लेंगे और जो 10% वाली वैल्यू होती है वो लेते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर हम शतमक का गुणांक निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, वो भी ऐसा ही है, P90 माइनस P10 और P90 प्लस P10। ठीक है, इस तरीके से हम सभी मूल्यों को निकाल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके महत्व को भी देख लेते हैं, इसका महत्व भी दिया हुआ है। तो अपकिरण गणना करने का यह तरीका ओपन एंड सारणी में अधिक प्रयोग होता है। ओपन एंड सारणी वो होती हैं जिनका कोई एंड नहीं होता, जिनका ओपनिंग एंड जो है वो पता नहीं होता, यानी कि ऐसी सारणियाँ जिसमें इससे कम या इससे अधिक वाली जो चीज़ें होती हैं उनमें सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है इसका। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं जो है मध्य विचलन। ठीक है, यानी कि जो हम मीन डाइवर्शन बोल सकते हैं या एवरेज डाइवर्शन बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एवरीवन आपके लिए। आप प्लीज़ मीन डाइवर्शन यानी कि मध्य विचलन को अच्छे से सीखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी सांख्यिकीय मध्य से समंक माला के विभिन्न मूल्यों के विचलन को अंकगणितीय माध्य या मध्य विचलन कहलाता है। यानी कि हम क्या करते हैं, विभिन्न मूल्यों का जो विचलन होगा उनको निकालने के बाद जो आता है उसको हम विचलन यानी कि मध्य विचलन कहते हैं। ठीक है, मध्य विचलन की गणना में सभी विचलनों को धनात्मक माना जाता है, यानी कि सबको पॉजिटिव माना जाता है। ठीक है, अधिकतर सेंट्रल टेंडेंसी की माप जिसमें से विचलन लिया जाता है दिया होता है। यदि सेंट्रल टेंडेंसी की माप के अनुसार कुछ भी नहीं दिया जाता तो विचलन माध्य का यानी कि मीडियन के द्वारा निकाला जाएगा, क्योंकि विचलनों का योग सबसे कम होगा। यानी कि ये क्या है, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमें सेंट्रल टेंडेंसीज दे रखी होती हैं। अगर सेंट्रल टेंडेंसीज नहीं है तो हम जो निकालेंगे, जो ये मध्य विचलन निकालेंगे वो हम माध्यिका के द्वारा निकालते हैं। ठीक है, तो आपको बस दो चीज़ें ध्यान में रखनी है, इसका फॉर्मूला भी है कि हम कैसे इसको कलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो फॉर्मूला दिया हुआ है वो है सिग्मा में उसके बाद डी है और डी के चारों तरफ जो है ये दो लाइंस है। मैं अभी आपको मतलब बताऊंगी कि इसका क्या मतलब होता है। एक्चुअली ये जो दो लाइंस है ना इनका मतलब योग से होता है। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे सारी चीज़ों के बारे में। तो एन का मतलब होता है पदों की संख्या, यानी कि ये होगी पदों की टोटल संख्या। जो ये डी है ये होगा माध्य माध्यिका या भुष्टक से प्राप्त विचलन, यानी कि माध्य माध्यिका से जो प्राप्त विचलन है वो हम यहाँ पे रखेंगे। उसके बाद इसका ये जो डी है और इसके चारों तरफ
जो ये लंबी लंबी सी लाइनें हैं ये कहलाती हैं संबंधित माध्य से निरपेक्ष विचलनों का योग, यानी कि जितने भी विचलन हैं उन सबका योग कर देंगे। और उसके बाद जो ये सिग्मा है ये योग का एक्चुअली ये योग का साइन है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला जो निकल के आता है वो निकल के आता है मीन डाइवर्शन अबाउट मीन मीडियन एंड मोड, यानी कि ये वाला जो है ये मीन डाइवर्शन को दिखाता है, ये जो है ये मीन डाइवर्शन को दिखाता है, ठीक है। उसके बाद द वैल्यू ऑफ मीन मीडियन मोड, यानी कि जितनी भी वैल्यू है मीन मीडियन मोड की वो हम यहाँ पे रख देंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला यही है। चलिए आगे देख लेते हैं। स्टेप्स भी दिए हुए हैं आपका क्वेश्चन आसान करने के लिए। तो मध्य का चुनाव जो होगा वो कैसे होगा, यानी कि मध्य जो निकालेंगे हम कैसे निकालेंगे, किसी भी मध्य अंकगणितीय मध्य माध्यिका और भूस्टिका से निकालो, यानी कि हमें मीन डाइवर्शन यानी कि मध्य विचलन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले मध्य को चुनना होगा, ठीक है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, किसी से भी एक माध्य निकाल लेंगे, सारी संख्याओं को जोड़ेंगे, उसे जितनी भी टोटल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करने के बाद मध्य निकल के आ जाता है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सेंट्रल टेंडेंसी दी गई हो तो माप से विचलन ज्ञात करो, जैसे कि डी यानी कि घन या ऋण, यानी कि अगर हमें सेंट्रल टेंडेंसी दे रखी है तो हम उससे विचलन डायरेक्टली ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी चीज दी हुई है बीजगणितीय चिन्हों की उपेक्षा करके सभी विचलनों को धनात्मक माना जाता है, यानी कि हम क्या कहते हैं कि सभी जो विचलन है ना उनको हम धनात्मक मानेंगे, चाहे वो नेगेटिव में ही क्यों ना हो, ठीक है। इस प्रकार के विचलनों को ज्ञात करने के लिए डी यानी कि दोनों और सीधी रेखाएं, जो सीधी रेखाएं जो मैंने आपको अभी बताई थी वो बना दी जाती हैं, डी लिखा जाता है और फिर सभी विचलनों को जोड़कर सिग्मा डी ज्ञात किया जाता है। ये जो है ये आपका किसका साइन था, ये था आपका जोड़ का साइन, ठीक है, यानी कि योग का साइन होता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। मध्य विचलन को ज्ञात करने के लिए आप सूत्र का प्रयोग करो, यानी कि अब हमें क्या करना है, फॉर्मूले का उपयोग करना है, ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे पहले हमने मध्य निकाला है क्योंकि हमें मध्य की जरूरत होती है, ठीक है। तो मध्य निकालने के लिए हमें क्या करना होता है, जो हमारे ये टोटल नंबर्स है उनको जोड़ो और अपॉन में एन कर दो। तो टोटल नंबर्स को जोड़ेंगे, ये अपॉन में एन कर देंगे तो ये हमारा मध्य निकल के आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और एन जो है वो हमारा टोटल नंबर्स है ही, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इस फॉर्मूले में जरूरत पड़ेगी। चलिए आइए देख लेते हैं तो कैसे जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहली जो चीज़ है मैंने आपको बताया था, यहाँ पे जो मीन डाइवर्शन होता है वो रखना होता है। मीन डाइवर्शन कौन सा है हमारा, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कि मीन डाइवर्शन कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है डाइवर्शन आफ्टर इग्नोरिंग साइंस, ठीक है। ये जो डाइवर्शन होता है हमें यही रखना होता है, इसका जोड़ यहाँ पे रखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम 26 रखेंगे, अपॉन में 5 रख देंगे। क्यों 5 किस लिए रखेंगे, क्योंकि 5 एन है, फॉर्मूला में भी एन ही दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये निकाल लेंगे, तो ये मीन डाइवर्शन आ गया। अगर हम क्या करना चाहें, अगर हम कोफिशिएंट डाइवर्शन निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, चलिए देख लेते हैं। इसमें क्या होगा, मीन डाइवर्शन जो है वो रखेंगे, मीन डाइवर्शन रखेंगे। मीन डाइवर्शन कैसे होगा, यहाँ पे हमारा जो ये निकल के आया है यानी कि मीन डाइवर्शन हमने निकाल लिया था, तो हम मीन डाइवर्शन रख देंगे, अपॉन में वैल्यू ऑफ मीन रख देंगे। वैल्यू ऑफ मीन जो है वो हमारी टोटल क्या है, वैल्यू ऑफ मीन हमने यहाँ से निकाली थी, मैंने आपको बताया था, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको से डिवाइड कर देंगे तो 0.47 निकल के आ जाएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप प्लीज़ एक बार पॉज करके वीडियो को रिवाइंड करके एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन बहुत ही इजी है। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है, हम आपका आंसर ज़रूर देंगे। तो चलिए आगे देख लेते हैं। उसके बाद आप ये इस वाले क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं खुद से। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, आसानी से आपसे ये हो जाएंगे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक है खंडित श्रेणी और अखंडित श्रेणी में मध्य विचलन निकालना, यानी कि जब श्रेणियाँ खंडित हो और अखंडित हो तब कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं खंडित में और अखंडित में कैसे निकालते हैं। अगर हम खंडित श्रेणी में मध्य विचलन निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो क्या होगा, हमारे पास सभी चीज़ें दे रखी होंगी और हम उसका सबसे पहले तो योग कर लेना है। योग करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, ये 200 है एंड देन हमारे पास n जो है वो 45 है। हमें बस इन्हीं 2 चीज़ों की ज़रूरत है, इससे हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जब मीन डाइवर्शन होगा, कोएफिशिएंट मीन डाइवर्शन अबाउट मीन, यानी कि जब खंडित में होगा तो कैसे निकलेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपना जो मीन डाइवर्शन है वो रखेंगे, फिर मीडियन रखेंगे, यानी कि 200 अपॉन में 45। अभी हमने देखा था कि जोड़ जो था वो 200 था और जो n की संख्या थी वो 45 थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा 4.5 अप्रॉक्स निकल के आ जाता है, यानी कि ये हमारा माध्य निकल के आ गया है। यहाँ पे हम कोएफिशिएंट मीन डाइवर्शन निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मीन डाइवर्शन का रखेंगे, अपॉन में 2 कर देंगे और हमारा जो आंसर है वो निकल के आ जाएगा, यानी कि अब हमारे पास कोएफिशिएंट भी आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माना कि हम निम्न आंकड़ों से मध्य विचलन गुणांक माध्यम के द्वारा ज्ञात करना चाहते हैं, यानी कि अब हमें क्या करना है, माध्यम के द्वारा हमें मध्य विचलन गुणांक ज्ञात करना है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि यहाँ पे जो संख्या है यानी कि यहाँ पे जो इंटरवल है वो थोड़ा अलग टाइप से दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ें हैं उनका ध्यान रखना पड़ता है। तो चलिए आइए देख लेते हैं कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस स्थिति में हम सबसे पहले माध्यम का मूल्य ज्ञात करना है, परंतु आवश्यक
यह है कि वर्गांतरों में उस मूल्य की वास्तविक स्थिति मालूम हो। यानी कि मध्य निकालने के लिए तो हमें सबसे पहले सही जो वास्तविक स्थिति है उसका पता होना चाहिए, यानी कि वास्तविक मूल्य का पता होना चाहिए। यह तभी संभव हो सकता है जब हम निम्नतर सीमा में से 5 घटा दें। यानी कि ऐसा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जो लोएस्ट है यानी कि जो लोएस्ट जो होगी उसमें से हम क्या करेंगे, 5 घटा देंगे और जो हाईएस्ट होगी उसमें 5 जोड़ देंगे। तो इसी तरीके से अगर हम ये चीज़ें अपनाएंगे, यानी कि सभी लोएस्ट में से 5 घटा दो और सारी जो हाईएस्ट है उनमें 5 जोड़ दो, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी। देखिए तो ये ऐसे दिखेगी 9.5 से 14.5, फिर यहाँ ये 14.5 से शुरू हो रही है 19.5 पे जा रही है, फिर 19.5 से 24.5 पे। ठीक है, तो ये डिफरेंस जो है वो आप विजिबली देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जिस संख्या पे यहाँ खत्म हो रहा है वहीं से ऐसा शुरू हो रहा है, नहीं, क्योंकि अगर जो और हमें माध्यम निकालने के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ती है कि जहाँ से वो शुरू हो वहीं से वो खत्म होना चाहिए। ठीक है, तो इसी वजह से हम ये तरीका अपनाते हैं, इसको इस तरीके से सॉल्व करते हैं। बड़े में आपको क्या करना है, जोड़ना है, और छोटे में से आपको घटाना है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो बहुत आसान होता है, L1 प्लस एन अपॉन में 2 माइनस सी एफ 0 अपॉन में एफ इंटू आई होता है। ठीक है, L1 जो होती है वो लोअर लिमिट ऑफ मीडियन ग्रुप होती है, यानी कि सबसे छोटी संख्या, मीडियन जो ग्रुप है उसकी जो सबसे छोटी संख्या होगी वो L1 कहलाएगी। उसके बाद आई जो होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ मीडियन ग्रुप होगी, यानी कि जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहलाएगी, और एफ जो होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन ग्रुप, यानी कि जो फ्रीक्वेंसी है मीडियन ग्रुप की वो कहलाती है, और सी एफ 0 जो होगा वो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ग्रुप प्रेसीडिंग मीडियन ग्रुप, यानी कि जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उसको हम सी एफ 0 बोलते हैं, और n/2 इज मीन टू फाइंड आउट द मीडियन ग्रुप, यानी कि ये मीडियन ग्रुप को फाइंड करने के लिए होता है। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए n/2 हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, यानी कि हम 45/2 रखेंगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, तो कैसे किया है ये हमने, हम ये जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं हमें इनके बटे में 2 रख देते हैं, तो ये हमारा n/2 निकल के आ जाता है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो n है वो हमारा 45 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये मीडियन के फॉर्मूला लिया हुआ है, यहाँ पे L प्लस n/2 माइनस सी एफ अपॉन में f इंटू आई है। ठीक है, आप क्या करेंगे, अभी आप सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे और आपका आंसर निकल के आ जाएगा बड़ी ही आसानी से, बट आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक और क्वेश्चन है जो दिया हुआ है, यहाँ पे भी आपसे यही पूछा है, मीन डाइवर्शन अबाउट द मीडियन। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ये मीन डाइवर्शन है, मीन डाइवर्शन का फॉर्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है, तो वो होता है जो सिग्मा एफ जो ये जो होता है ये डी का जोड़ होता है, यानी कि योग होता है, अपॉन में आप एन कर देंगे तो ये 200 अपॉन में 45 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सिग्मा एफ डी जो होता है वो ये वाला होता है, तो इसका जोड़ रखेंगे हम 200 और यहाँ पे हम टोटल एन की संख्या रख देंगे जो कि है 45, तो ये 4.4 निकल के आ जाएगा अप्रॉक्स में। ठीक है, और अगर हम इसी तरीके से कोफिशिएंट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, कोफिशिएंट निकालने के लिए हमने जो ये मीडियन निकाला है इसको रखेंगे और अपॉन में 22 कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मध्य विचलन के लाभ, मध्य विचलन के लाभ जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, मध्य विचलन की गणना करना एवं इसे समझना कठिन नहीं है, यानी कि हम मध्य विचलन आसानी से निकाल सकते हैं, इतना हार्ड नहीं होता, बस हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए अच्छे से। इसके अलावा है उपकरण की अन्य मापों की तुलना में सीमांत मदों का प्रभाव मध्य विचलन से कम करना पड़ता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आसपास की जो सीमाएं हैं उनका बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है, बल्कि आसपास की जो मद हैं उनका प्रभाव कम ही होता है। ठीक है, मध्य विचलन की गणना करने हेतु सभी मदों का विचलन किया जाता है, अतः यह माप सभी मदों मूल्यों पर आधारित होती है। इस प्रकार श्रेणी की संरचना के संबंध में अच्छा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, मध्य विचलन समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलक के सभी से ज्ञात हो सकता है, यानी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको मध्य ही निकालना है या माध्यिका ही निकालनी है, आप बहुलक से भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार विचलन निकालने के लिए कुछ विशेष लाभ हैं, बट इस तरीके से कुछ हानियां भी होंगी। ऑब्वियसली जब लाभ है तो हानियां भी तो होती हैं, तो चलिए इसकी हानियां भी देख लेते हैं। मध्य विचलन निकालते समय हम प्लस यानी कि जो जोड़ है और घटा के चिन्हों को छोड़ देते हैं और तर्क अनुसार नहीं रखते, यानी कि हम सभी को पॉजिटिव ही मानते हैं, किसी को नेगेटिव नहीं मानते। ठीक है, मध्य विचलन निकालने के लिए समांतर माध्य, माध्यिका एवं बहुलकों का प्रयोग किया जाता है, इसीलिए मध्य विचलन निकालने में वे सभी सीमाएं मिलती हैं जो समांतर माध्य, माध्यिका या बहुलक में पाई जाती हैं, यानी कि हमारा जो माध्य, माध्यिका और बहुलक में जो समानताएं होंगी वही समानताएं हमारी मध्य विचलन में भी होंगी। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट एक जैसे ही होते हैं। ठीक है, इसकी जो उपयुक्तता यानी कि स्टेबिलिटी जो होती है वो कैसी होती है, यानी कि क्या हम इस पर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, चलिए देख लेते हैं। मध्य विचलन आर्थिक, सामाजिक एवं व्यापारिक क्षेत्रों में उदाहरणतः आय व धन की विषमताओं के अध्ययन, व्यापारिक चक्रों के पूर्वानुमान आदि के लिए उपयोगी होता है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका जो यूज है वो आर्थिक और सामाजिक और व्यापारिक रूप से बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रमाप विचलन। अब हम देखते हैं प्रमाप विचलन को, ये आपका डिफरेंट टॉपिक है। चलिए प्रमाप विचलन को समझते हैं। प्रमाप विचलन जो ग्रीक वर्णमाला पी से दर्शाया जाता है, माध्य के प्रस्तुतिकरण एवं उसके मूल्यांकन में अत्यधिक सहायक होता है। इसके नियम को कार्ल पियर्सन ने प्रस्तुत किया है। प्रमाप विचलन को इस सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व है क्योंकि यह उन दोषों से सर्वथा मुक्त है जो विस्तार, चतुर्थक विचलन मध्य विचलन में पाए जाते हैं। यानी कि प्रमाप विचलन जो है उसमें ऐसी कोई खामी नहीं है जो कि मध्य विचलन, चतुर्थक विचलन में पाई जाती हैं। ठीक है, और ये जो विचलन है इसे कार्ल पियर्सन ने दिया है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। प्रमाप विचलन की गणना वास्तविक माध्य से वर्ग विचलन के औसत के वर्गमूल के रूप में की जाती है। इसके मूल्य माध्य वर्ग विचलन भी कहलाते हैं, यानी कि इसका जो मूल माध्य होगा उसे वर्ग विचलन भी कहेंगे। ठीक है, विचलनों को वास्तविक माध्य से लिया जाता है, किंतु यदि विचलनों को इसके विपरीत लिया जाए तो प्रमाप विचलन को मूल माध्य वर्ग विचलन नहीं कहा जाएगा। यानी कि हम क्या करेंगे कि विचलन जो होगा वो वास्तविक माध्य से लिया जाएगा ओनली, यानी कि जो वास्तविक माध्य होगा वहीं से विचलन को लिया जाता है। ठीक है, इसके संदर्भ में एक ही बात का महत्व है, वह है प्रमाप विचलन का मूल। इससे संख्या में प्रसारण कहा जाता है, यानी कि जो प्रमाप का जो मूल है वो इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देख लेते हैं प्रमाप विचलन की रॉ आंकड़ों के संदर्भ में गणना। ठीक है, इसकी जो गणना होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहली जो चीज़ है, जब वास्तविक मूल्य दिए गए हों, यानी कि जब रियल नंबर्स दे रखे होते हैं, जब रियल जो क्वांटिटी है वो दे रखी होती है, हम तभी इसका उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब विचलन वास्तविक माध्य से लिए गए हों या फिर जो विचलन है वो वास्तविक माध्य से लिए गए हों। उसके अलावा होता है जब विचलन कल्पित माध्य से लिए गए हों, जब विचलन जो है वो कल्पित माध्य से लिए जाए हम तब भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जब स्टेप डाइवेशन का प्रयोग किया गया हो, और स्टेप डाइवेशन की मदद से भी हम इसे प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके तीनों ही प्रयोगों को पढ़ते हैं। सबसे पहले जब वास्तविक मूल्य लिए गए हों, सभी चारों के अलग अलग फॉर्मूले हैं, आपको क्या करना है, फॉर्मूले याद करने हैं और गणना करने का तरीका ठीक से पढ़ना है। ठीक है, जब आप गणना करने का तरीका ठीक से पढ़ लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा, बट साथ ही साथ आपको फॉर्मूला भी पता होना चाहिए। तो जब वास्तविक मूल्य दिए गए हों तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, ये एक फॉर्मूला है, आपको इसे सबसे पहले अच्छे से याद करना है। ठीक है, जब आप इसको याद कर लेंगे तो हम बताएंगे कि गणना कैसे करते हैं। चलिए देख लेते हैं कि गणना करने का जो तरीका है वो क्या है। तो सबसे पहले जो है वो दिए गए मूल्यों का समांतर माध्य ले लो, यानी कि जो भी मूल्य दिए गए हैं हमें क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। उसके बाद हमें क्या करना है, वास्तविक मूल्यों का वर्ग लो या उनका योग करो, यानी कि जो वास्तविक मूल्य दिए गए हैं या तो उनका वर्ग ले लो या फिर क्या करो, उनका योग कर दो। ठीक है, वर्ग लेने के बाद उनका योग करना है। प्रमाप विचलन के हल के लिए इस नियम का प्रयोग करें, यानी कि हमें जो है नियम का भी प्रयोग करना है। जैसे कि ये नियम ऊपर हमने अभी पढ़ा था, जस्ट ये वही फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रखा है जो कि इस तरीके से है, तो हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में से रख के देखना है कि ये कैसे होगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी गणना करने की कोशिश करते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं वो उसको हमने टेबल में रख दी है। ठीक है, ये जो वैल्यूज़ हैं इसको टेबल में रखिए। उसके बाद क्या करना है आपको, बस इसको फॉर्मूले में ही रखना है। यहाँ पे आप सबसे पहले देखेंगे कि सिग्मा एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन है माइनस सिग्मा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए क्या करता है, सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारे पास, ये जो होती है ये एक्स स्क्वायर की वैल्यू होती है, यानी कि इसको हम जोड़ देंगे, सिग्मा का मतलब होता है योग, तो ये सिग्मा एक्स स्क्वायर हो गई, अपॉन में क्या हो गया हमारे पास एन हो गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सिग्मा जो एक्स है उसकी वैल्यू, इसका मतलब ये है कि टोटल जो कितनी संख्या है 1 2 3 4 5 6 संख्या है, तो 6 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, बस इसी तरीके से आप इसको इसे सॉल्व कर लेना है, ये आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट जो सिचुएशन थी वो ये थी कि जब विचलन वास्तविक माध्य से लिए गए हों, यानी कि जब विचलन वास्तविक माध्य से लिए गए हों तब कैसे करेंगे। तो इसके लिए भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, यहाँ पे सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन में एन होता है। ठीक है, तो देखिए इसका भी तरीका दे रखा है। सबसे पहला जो स्टेप है इसका, वास्तविक माध्य से विचलन के विभिन्न मूल्यों को निकालो, यानी कि हमें क्या करना है, वास्तविक माध्य से विभिन्न मूल्यों को निकालना होता है, जिसका मतलब है कि x माइनस एक्स बार। ठीक है, तो x के साथ दर्शाया जाता है इन सभी को। इन विचलनों का वर्ग निकालो, यानी कि सब मूल्य निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इनका वर्ग निकालेंगे, इनका योग करेंगे, इस योग को n/2 से भाग कर देंगे। ठीक है, यानी कि यही है हमारी पहली वाली सिचुएशन है। सभी का क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमने क्या किया था, यहाँ पे ये 2 था, इनका इसका स्क्वायर किया, यहाँ पे इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, इसका स्क्वायर किया, और इसका स्क्वायर करते ही हमने सबको जोड़ लिया। तो ये जो वैल्यू आती है वो हमारी सिग्मा एक्स स्क्वायर की आती है।
तो चलिए आइए देख लेते हैं यहाँ पे क्या किया गया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, 2 - 6 = -4 है, तो यहाँ पे हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे। और इसी तरीके से 4 - 6 2 आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर निकालेंगे। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ 0 है, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है। 8 - 6 जो है वो +2 होगा, तो यहाँ पे हम 2 का स्क्वायर निकालेंगे। और 10 - 6 जो होगा वो कितना होगा, वो हमारे पास 4 होगा, तो यहाँ पे क्या निकालेंगे, हम 4 का स्क्वायर निकालेंगे। यानी कि बेसिकली हमें करना क्या होता है, हमें सब में से क्या माइनस करना होता है, 6 माइनस करना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो एक्स सिग्मा एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो 40 होगी, सबको जोड़ने के बाद। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस फॉर्मूला में इसको रख सकते हैं, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आपको बस सेम इसी तरीके से करना है, इसको यहाँ पे रखना है, देन टोटल नंबर रख देना है और फिर इसको बाहर निकाल लेना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो चीज़ है वो है जब विचलन कल्पित माध्य से लिया गया हो। तो नेक्स्ट है हमारा जब विचलन कल्पित माध्य से लिया गया हो, तो इसके लिए भी फॉर्मूला है। ठीक है, इसका मतलब है सिग्मा dx² माइनस सिग्मा dx/n का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे n जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स को दिखाता है, dx का मतलब होता है डाइवर्शन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। ठीक है, उसके बाद a जो होता है वो अज्यूम्ड मीन होता है। ठीक है, चलिए ये देख लेते हैं, इसका भी तरीका लिखा हुआ है, सारे स्टेप्स लिखे हुए हैं। तो पहला जो स्टेप है वो कहता है कोई भी कल्पित मूल्य लो, यानी कि हमें कोई भी कल्पित मूल्य ले लेना है। यह कल्पित मूल्य सारणी की मदद से दिया जा सकता है या कोई भी मूल्य बाहर से भी लिया जा सकता है। ठीक है, इस कल्पित मूल्य से विचलन लो जिन्हें x के द्वारा दर्शाया जाता है तथा सिग्मा x निकालने के लिए इन्हीं विचलनों का योग करना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद प्रत्येक मूल्य का विचलन जो कि ऊपर दिखाया गया है उसका वर्ग निकालो तथा जमा करने के बाद सिग्मा x² का मूल्य निकाला जा सकता है। ठीक है, तो इसी तरीके से हम निकाल सकते हैं, सारे स्टेप्स बहुत आसान फॉलो करने के लिए। तो चलिए ये देख लेते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया है, जो सारे जो नंबर्स थे उनका स्क्वायर किया है एंड उसके बाद हमने सिग्मा dx की वैल्यू निकाली है। ठीक है, यानी कि सभी स्क्वायर को करने के बाद हम क्या करेंगे, इसका जोड़ कर लेंगे। उसके बाद जो होगा हमारी जो n की संख्या होगी वो ये होगी और e dx जो होगा वो हमारा ये होगा। अब तीनों ही वैल्यूज़ को पुट करना देखते हैं। तो यहाँ पे e dx² है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे e dx² की वैल्यू हमारे पास है एंड देन अपॉन में n है। फिर उसके बाद है हमारे पास e dx/n, यानी कि e dx/n करेंगे और उसका होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हमने बताया था कि अभी e dx² जो है वो 60 है, तो यहाँ पे 60 रखेंगे, देन हम अपॉन में 5 रखेंगे क्योंकि n जो है वो 5 है, देन यहाँ पे e dx की वैल्यू n/5। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट तरीका है वो है जब विचलन कल्पित माध्य से लिए गए हों तथा उनमें समान घटकों का प्रयोग हो, यानी कि जब विचलन जो है वो हमारा कल्पित माध्य से लिया जा रहा है और उसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो सेम है। ठीक है, तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको, इस टाइम पे हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे है सिग्मा dx² अपॉन में n माइनस सिग्मा dx/n का होल स्क्वायर और इंटू में हम i कर देंगे। ठीक है, i का मतलब होता है समान घटक, यानी कि जब समान एक जैसे घटक हो तो यहाँ पे हमें समान घटक से उनकी गुणा करनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर्स ऑफ आइटम्स है, dx का मतलब होता है स्टेप डाइवर्शन। ठीक है, यहाँ पे तो x - 1 अपॉन में i करके हम स्टेप डाइवर्शन भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो इसके भी तरीके दिए हुए हैं, चलिए तरीके भी पढ़ लेते हैं इसके। तो सबसे पहला जो तरीका है वो है दिए गए मूल्यों में से कोई भी कल्पित माध्य मान लो, यानी कि जो भी मूल्य दिए गए हैं आप उसमें से किसी को भी कल्पित मान लें, यानी कि अज्यूम्ड मीन जो है वो मान सकते हैं क्योंकि ये आपका माना गया मूल्य है। ठीक है, इस कल्पित माध्य से विचलन प्रत्येक मूल्य को निकालो और x निकाल लो, यानी कि कोई भी आप एक नंबर लो, उन सब में से माइनस करो, उस नंबर में से सारे ही विचलन को माइनस करो और अपने x की वैल्यू निकाल लो। हम सभी में x की वैल्यू इसी तरीके से निकालेंगे, हम किसी को भी मूल्य मान लेंगे और उसमें से सभी को माइनस करके हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे। इस x में जो भी समान मूल्य हो उसे निकालो तथा x मूल्य को समान मूल्य से भाग करो। ठीक है, अब क्या करना है, हमें जो हमने समान मूल्य निकाले हैं उन्हें सबको हमें अलग निकाल लेना है और हमें उसमें x से भाग करना है, तो हमारा d का मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तथा इसी तरीके से हम ed का योग कर देंगे। तो ऊपर लिखित d मूल्यों का वर्ग निकालो तथा सबको योग करके ed² का मूल्य निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो फिर हम उसे फॉर्मूला में आसानी से रख सकते हैं। तो चलिए आइए देख लेते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला भी है और क्वेश्चन भी है। तो हमने सारे तरीके देख लिए हैं कि हमें क्या क्या करना है, बस अब लास्ट में क्या रह जाता है, सब चीज़ों को पुट करना। तो सबसे पहले हम e dx² की वैल्यू रखेंगे, तो e dx² जो है वो ये है। तो यहाँ पे क्या है, ये 15 है, तो 15 की जगह इसकी जगह 15 रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, अपॉन में n करना होता है। तो n क्या है हमारे पास, ये 5 है। ठीक है, तो हम क्या रखेंगे, 5 को रख देंगे, ये 5 को रखेंगे। उसके बाद हमें क्या करना होता है, e dx/n, यानी कि e dx रखेंगे, फिर उसके अपॉन में n रख देंगे और उसका होल
स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, इस तरीके से हम बड़ी आसानी से अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको क्या ध्यान रखना है कि आप सभी स्टेप्स को फॉलो करें। आप सारे स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आसानी से सभी चीज़ों को निकाल पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है विचरण का गुणांक, यानी कि जो कोफिशिएंट होता है उसका जो सीवी है वो हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला दे रखा है सीवी का, एक्चुअली हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं आसानी से। तो चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। ठीक है, प्राय विचरण व गुणांक दो या दो से अधिक सारणियों की तुलना के प्रयोग में लाए जाते हैं। यानी कि जो विचरण होता है उसका जो गुणांक होता है उसका जो प्रयोग करते हैं हम दो या दो से अधिक सारणियों की तुलना करने के लिए करते हैं ज़्यादातर। ठीक है, यदि एक श्रेणी में प्रमाप विचलन अधिक है और उस श्रेणी में मदों की अधिकतम भिन्नता में स्थिरता पाई जाती है, इसीलिए वह सारणी सदा ठीक होती है जिसमें वितरण का गुणांक कम पाया जाता हो। इसको निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। यानी कि यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन भी दे रखा है इसे समझने के लिए चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे माना कि दो कंपनियों की मजदूरी इस प्रकार है, यानी कि नंबर ऑफ वर्कर्स हैं, मीन सैलरी है, उसके बाद स्टैंडर्ड डाइवेशन है। ठीक है, हमारे पास सारी चीज़ें दे रखी हैं, एक कंपनी ए के बारे में, एक कंपनी बी के बारे में। माना यहाँ हम दोनों कंपनियों के विचरण के गुणांक के आधार पर तुलना करना चाहते हैं। यह पता लगाना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी वेतन के वितरण के आधार पर अधिक उपयुक्त एवं ठीक है। यानी कि हम ये पता लगाना चाहते हैं कि कौन सी कंपनी इनमें से ज़्यादा बेस्ट होगी। अगर हमें इनमें से किसी में नौकरी करनी पड़े तो हम किस में जाएंगे, कौन सी जो कंपनी है ज़्यादा प्रॉफिट या बेनिफिट देगी हमको। ठीक है, चलिए आइए देख लेते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोएफिशिएंट डाइवर्शन जो है वो निकालना पड़ेगा कंपनी ए और कंपनी बी दोनों का। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, जो स्टैंडर्ड डाइवर्शन होता है, यानी कि ये सबसे नीचे वाला जो होता है, हमें सबसे पहले इसकी ज़रूरत होती है क्योंकि यही जो है वो हमारे फॉर्मूले में सबसे ज़्यादा यूज़ हुआ है। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं। यह जो फॉर्मूला है देखिए यहाँ फॉर्मूले में भी लिखा हुआ है, सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइवर्शन है, उसके आपको एक्स बार की वैल्यू रखनी है, फिर उसके बाद आपको 100 रखना है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता देती हूँ कैसे करना है। तो सबसे पहले हम कंपनी ए के बारे में बात करें तो स्टैंडर्ड डाइवर्शन जो है वो इसका 40 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 40 लेंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको यही बता देती हूँ कि तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टैंडर्ड डाइवर्शन है तो यानी कि 40 लेंगे, 40 अपॉन में 100 रखेंगे क्योंकि हमारा जो सिग्मा है वो कितना है, वो 100 है, यानी कि हम सबसे पहली वाली वैल्यू को रहते हैं। फिर उसके बाद हम कर देंगे 100 मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ काटेंगे तो ये 40% आएगा। इसी तरीके से अगर हम इसकी कंपनी बी की बात करेंगे तो ये आएगा 45 अपॉन में 100, क्योंकि इसकी भी जो पहली वैल्यू है वो कितनी है, वो 100 है, और उसको डिवाइड कर देंगे, गुणा कर देंगे हम किससे, 100 से। ठीक है, तो 100 से 100 जाएगा, यहाँ पे 45 बचेगा। यानी कि अगर आप कंपनी में काम करते हैं तो आपको 40 रुपये और कंपनी बी में काम करते हैं तो 45 रुपये मिलेंगे। इस तरीके से आप इसे परसेंटेज में भी देख सकते हैं, 40% और 45%। ठीक है, तो आपकी मर्जी है, आप जिस भी कंपनी में चाहें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रमाप विचलन को खंडित श्रेणी तथा अखंडित श्रेणी में निकालना। इसका मतलब यह है कि अब हम खंडित और अखंडित श्रेणी में निकालना सीखेंगे। प्रमाप विचलन को खंडित तथा अखंडित श्रेणी में निकालने का फॉर्मूला एक ही है। वास्तविक रूप से इन दोनों में केवल अंतर है वह खंडित श्रेणी में आवृत्ति किसी खास मूल्यों के सामने दिया जाता है तथा अखंडित श्रेणी में आवृत्ति वर्गों के सामने दी जाती है। यानी कि खंडित में क्या होगा, आवृत्ति जो होगी वो खास मूल्यों के सामने ही होगी ओनली, बट जबकि जो अखंडित है उसमें क्या होगा, वर्गों के आगे यानी कि वर्गों के सामने दी होती है। इसीलिए जब कभी वर्गों के मध्य बिंदु निकाले जाते हैं तो अखंडित सारणी खंडित सारणी का रूप धारण कर लेती है। यानी कि अखंडित सारणी जो होती है वो खंडित सारणी भी बन सकती है। ठीक है, तो चलिए आगे देख लेते हैं। प्रमाप विचलन का खंडित तथा अखंडित सारणियों में निकालने की विधि, जबकि विचलन वास्तविक माध्य से लिया गया हो, यानी कि जब विचलन जो है जो वास्तविक माध्य है उससे लिया गया हो तब कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला है। मीन डाइवर्शन में हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर अपॉन में एन कर देंगे, जहाँ पे एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स है, उसके बाद एफ फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, एक्स जो होगा वो डाइवर्शन फ्रॉम एक्चुअल मीन को दिखाएगा, फिर उसके बाद एक्स जो है वो मध्य अखंडित सारणी में मध्य बिंदु की खंडित सारणी में, ठीक है, यानी कि मध्य हैं उनको दिखाता है। इसके कुछ स्टेप्स भी दे रखे हैं, चल के देख लेते हैं। दिए गए प्रश्न में साधारण माध्य निकालें, यानी कि हमें क्या करना है, साधारण माध्य निकालना है। इसके लिए किसी भी फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहला साधारण माध्य विचलन निकालो जो एक्स से दर्शित किया जाता है, यानी कि हमें क्या निकालना है, हमें यहाँ पे साधारण माध्य निकालना है जो कि एक्स से निकलता है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या करना है, एक्स विचलनों का वर्ग निकालो तथा उनका स्क्वायर कर दो। अब हमें क्या करना है, एक्स विचलनों का वर्ग निकालना है और उन्हें उनका एक्स स्क्वायर कर देना है। ठीक है, आवृत्ति फ्रीक्वेंसी एक्स स्क्वायर को गुणा करके जमा करो। इस प्रकार सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर का मूल्य निकाला जा सकता है। फॉर्मूले का प्रयोग करके माप विचलन निकालो।
तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन को भी। क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूला भी है और सारी चीज़ों को पुट भी कर रखा है। हमें क्या करना है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में एन करना है। तो 99 हमारा सिग्मा एफ एक्स है एंड देन हमारे पास 45 है, तो ये आएगा 0.22। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो इसकी वैल्यू जो है वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका ये क्वेश्चन दे रखा है, आप इसको सॉल्व करिएगा। देन उसके बाद हमारे पास जो सेकेंड टाइप है वो है प्रमाप विचलन को खंडित तथा अखंडित सारणी में कल्पित माध्य से निकालना। यानी कि अब क्या करना है, हमें कल्पित माध्य से निकाल के देखना है। तो इसके लिए भी फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर अपॉन में एन और एफ डी एक्स अपॉन में एन का होल स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पे नंबर जो है वो एन जो है वो नंबर ऑफ आइटम्स को दिखाएगा, एफ जो है वो फ्रीक्वेंसी को दिखाएगा, डी एक्स होगा डाइवर्शन फॉर अज्यूम्ड मीन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे भी कुछ विधि दे रखी है, यहाँ पे भी कुछ स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करना है। एक्चुअली एवरीवन, आपको फॉर्मूला के साथ साथ इसकी विधियाँ भी पता होनी चाहिए, क्योंकि आपके पेपर में ये भी पूछता है कि इसकी विधि लिखिए या फिर इसके जो स्टेप्स हैं वो लिखिए। आपसे ये नहीं कहेगा कि आप सिर्फ सॉल्व करिए, आपको वहाँ पे स्टेप्स भी लिखने होंगे। तो इसी वजह से आपको ईच एंड एवरी स्टेप पता होना चाहिए। ठीक है, यदि खंडित सारणी दी गई है तो वर्गों के मध्य बिंदु निकालो। यानी कि अगर खंडित सारणी है तो हमें क्या करना है, पहले मध्य बिंदु निकालना है। इन मध्य बिंदुओं में से कोई एक मूल्य कल्पित माध्य ले लो, यानी कि किसी एक को भी कल्पित मूल्य आप अज्यूम कर सकते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि कल्पित मूल्य केवल सारणी में से ही लिया जाए, यानी कि आप कहीं और से भी ले सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं। इस कल्पित मूल्य के विभिन्न मध्य बिंदुओं के विचलन निकालो और इस प्रकार हम dx का मूल्य ज्ञात कर पाएंगे। अब हमें क्या करना है, dx का स्क्वायर कर देना है और dx के स्क्वायर करने के बाद सबको सब गुणा करके हमें क्या करना है, सिग्मा एफ डी एक्स करके उसका स्क्वायर करने के बाद हमें उन्हें जोड़ लेना है। ठीक है, फॉर्मूले का प्रयोग भी करना है। अब हमें फॉर्मूले का प्रयोग कैसे करना है, देखिए यहाँ पे ये फॉर्मूला भी दिया गया है। आप इस फॉर्मूले में सारे डेटा को रखेंगे, आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आज की इस वीडियो में यहीं तक कवर करेंगे। इसके बाद जो चैप्टर बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि इसके आगे भी आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको कराने हैं, इंपॉर्टेंट हैं और जो इसी चैप्टर के हैं। ठीक है, तो प्लीज़ एवरीवन, आगे की जो वीडियो है उसे मिस मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरी देखिएगा, इससे पहला जो पार्ट है उसको कंप्लीट करिएगा, ताकि आप इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएँ, क्योंकि ये पूरा ही चैप्टर जो है वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप सभी स्टेप्स को ठीक से याद करिएगा, सभी फॉर्मूले को ठीक से याद करिएगा, ताकि अगर आपके एग्जाम में आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएं, एटलीस्ट आप फॉर्मूला और स्टेप्स तो लिख ही पाएँ। ठीक है, तो आई होप एवरीवन आपको सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आगे की वीडियो देखने के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं, आप हमें फेसबुक पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमारी इंस्टा आईडी से भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आप ब्लॉगर से जुड़ना चाहें तो आप ब्लॉगर से भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।